नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागा यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी पैडागोजी की एक और महत्वपूर्ण क्लास, और ये हिंदी पैडागोजी की 21वीं क्लास है। यदि आपने इससे पहले की जो क्लास हैं उन्हें नहीं देखा है तो आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो अपलोड होने का टाइमिंग है वो है अब 6 PM, शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड होती है। तो आप 6 बजे रोज़ाना वीडियो हमारे देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आर के सागा यूनिक स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो 31 से स्टार्ट है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के। तो जो भाषा है वो सबसे उत्तम साधन विचारों तथा भावों के किसका साधन है, तो ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है संक्रमण का, सेकंड है संकलन का, थर्ड है आदान प्रदान का और लास्ट है इन सभी का। तो देखिए जो भाषा है वो किसका साधन होती है, विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का। मतलब आप जो है भाषा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी के जो विचार हैं और भाव हैं उनको जो है समझ भी सकते हैं, दूसरे को समझा भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। तो जो भाषा है वो सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में है, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मान लीजिए आप जो एक टीचर हैं और आप क्या करना चाहते हैं, आप जो बच्चों को जो है जो अक्षर हैं, शब्द हैं, उनके सही आकार, उनका क्रम और जो अक्षरों के और शब्दों के बीच में जो दूरी है उनका सही अंतर आपको समझाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है कि सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, सेकंड है बोलने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, थर्ड है लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण और लास्ट ऑप्शन है व्यावहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण। तो जो आंसर यहाँ पर वो होगा थर्ड ऑप्शन, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार की, कि भाई जो अक्षर हैं वो शब्द हैं उनका जो आकार है वो कैसा होना चाहिए। यदि आपको समझाना है तो आप क्या करेंगे, आप जो है बच्चों को लिखकर ही समझा सकते हैं। और यदि बात करें क्रम की, भाई मान लीजिए जो वर्णमाला है उसका क्रम क्या है आपको बच्चों को बताना है तो आप लिख कर ही बताएंगे, ना कि उन्हें सुनाकर। यदि बात करें अक्षरों की, अक्षरों शब्दों के जो बीच की दूरी है, भाई मान लीजिए आपको बच्चों को बताना है कि भाई आपको जो है इतनी डिस्टेंस इनके बीच में रखनी है, तो आप क्या करेंगे, आप जो लिख कर ही बच्चों को बताएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो लिखने संबंधी दक्षता है उसका प्रशिक्षण बच्चों को देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा होगा, वो थर्ड ऑप्शन होगा, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। यदि क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है। 33 में कह रहा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप जो है क्लास में जो है भाषा का जो कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को ग्रहण करें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा में से कौन सा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनना तथा पढ़ना, कि सुनकर और पढ़कर जो है जो बच्चे हैं वो भाषा को ज़्यादा ग्रहण करेंगे। सेकंड है कि केवल सुनकर ज़्यादा ग्रहण करेंगे। थर्ड है कि केवल पढ़कर। लास्ट है कि केवल लिखकर ही जो है जो भाषा है उसको ज़्यादा ग्रहण करेंगे। तो देखिए जो आंसर है वो यहाँ होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा अवसर दिया जा रहा है बच्चे को कि जो भाषा के जो कौशल हैं उसमें कितने यूज कर रहा है, वो सुनना, श्रवण कौशल और पढ़ना, दो कौशल जो है वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक। तो इसमें जो है वो ज़्यादा कौशल यूज कर रहा है। तो इसलिए वो क्या करेगा, जब बच्चा जो है भाषा को मतलब सुनेगा और पढ़ेगा तो क्या करेगा, वो जो है ज़्यादा भाषा को जो है अधिग्रहण कर सकेगा, ठीक। इसमें जो है कम अवसर मिल रहा है, इसमें भी कम अवसर मिल रहा है और इसमें भी कम अवसर मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं देखिए टैग वर्ड की, जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 ऑप्शन में तो पहले ही टैग वर्ड क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, आंसर होंगे ही नहीं। तो एक ही बचता है, कौन सा, वो पहला है, सुनना तथा पढ़ना, ठीक। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो भाषा का अधिग्रहण है सबसे हेतु उसके लिए प्रबल पक्ष कौन सा होगा, सुनना तथा पढ़ना। इसमें बच्चों को क्या है, ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हैं। जो भाषा के जो कौशल हैं 4, उनमें से जो है 2 का ज़्यादा यूज किया जा रहा है, सुनना तथा पढ़ना। इसमें केवल एक ही भाषा के कौशल का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो जितने भाषा के जो कौशल हैं उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, वो जो है उतनी भाषा ज़्यादा से ज़्यादा अधिग्रहण कर सकता है बच्चा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
34 में है भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो भाषा शिक्षण होता है उसमें जो अधिगम सामग्री है उसका प्रमुख प्रयोग या उद्देश्य क्या होता है प्रयोग करने का, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना। सेकंड ऑप्शन है छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, इसलिए। थर्ड है शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। और लास्ट ऑप्शन है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। तो जो भाषा शिक्षण में जो अधिगम सामग्री होती है वो उसकी जो है प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख चुनौती क्या है, वो यही होती है कि जो विषय वस्तु है उसका जो कठिन स्थल है उसका उचित स्पष्टीकरण करना। मान लीजिए आप जो है किसी भी चीज़ को जो अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो है कोई भी अधिगम सामग्री जो है प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन की जो विषय वस्तु है उसके कठिन स्थल उसका उचित स्पष्टीकरण करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में है पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए। तो बात देखिए यहाँ पर किसकी की जा रही है, पहली कक्षा की। पहली कक्षा में जो मातृभाषा है यदि आपको जो है वो पढ़ानी है तो आपको जो है किससे प्रारंभ करवाना चाहिए उसका। फर्स्ट ऑप्शन है कि अक्षर ज्ञान से, सेकंड है वाक्य रचना से, थर्ड रंग बिरंगे चित्रों से और फोर्थ ऑप्शन है वार्तालाप से, बातचीत के द्वारा। तो देखिए यदि बात की जा रही है यहाँ पर किसकी, पहली कक्षा की। यदि आपको जो पहली कक्षा के बच्चों को जो मातृभाषा है उसका शिक्षण देना है तो आप जो कहाँ से शुरुआत करेंगे, आप करेंगे अक्षर ज्ञान से। पहले बच्चों को आप क्या करेंगे, अक्षर ज्ञान के बारे में बताएंगे, तभी आप जो है उसको आगे की जो प्रक्रिया है उसको सिखा पाएंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है पहले अक्षर ज्ञान देना होगा, वर्णमाला ज्ञान। ठीक, तो आंसर यहाँ पर इसलिए होगा फर्स्ट ऑप्शन अक्षर ज्ञान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में प्रोजेक्ट पद्धति का चरण है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रयोजनशीलता, सेकंड है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, थर्ड है 1 तथा 2 दोनों और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा प्रयोजनशीलता। तो प्रोजेक्ट पद्धति का चरण जो होता है वो होता है प्रयोजनशीलता। चलिए देखते हैं 37 क्वेश्चन 37 कह रहा है रजनी पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे खेलना बहुत पसंद है, मैं घर गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। रजनी फर्स्ट ऑप्शन है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। सेकंड ऑप्शन है वह केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। थर्ड है वह केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। और लास्ट है वह केवल मैं व मुझे वाले वाक्य ही प्रयोग करना जानती है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहल देख रहे होंगे, मतलब जिसने मेरी पहली क्लासें नहीं देखी हिंदी पैडागोजी की, उनको ये चारों के चारों ऑप्शन सेम लग रहे होंगे कि चारों ही सही हैं। और जिन्होंने देख रखी है उनको आंसर मिल गया होगा, जिन्होंने मेरी पहली क्लासें देखी हैं। तो देखिए यदि आप रेगुलर क्लास देखते हैं तो आपको जो है डेफिनेटली निश्चित रूप से जो अच्छे से जो हिंदी पैडागोजी वो समझ में आने लगेगी। तो आप क्या करें, आप जो रेगुलर हिंदी पैडागोजी की क्लासें देखें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। ठीक, तो देखिए इसमें जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा, पहले मैं आपको बता दूं कंसेप्ट के आधार पर, उसके बाद मैं टैग वर्ड की बात करूंगा। जिन्होंने पहली क्लास देखी उनको तो पता लग भी गया होगा टैग वर्ड के बारे में भी कि आंसर कौन सा है, टैग वर्ड से ही बाकी कंसेप्ट के माध्यम का भी पता लग गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर फैला है वो क्यों होगा। देखिए अब जो रजनी है वो पहली कक्षा में पढ़ती है तो उसने क्या किया, उसने जो ये वाक्य बोला कि मुझे खेलना बहुत पसंद है, और एक ये वाक्य ये बोला कि मैं घर गई। तो देखिए वो क्या कर रही है, जब ये दो उसने सेंटेंस बोले इससे पता लगा कि उसने जो है इनको जो क्या किया, उसने लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से जो सर्वनाम है यानी कि मुझे और मैं, इनका जो क्या किया प्रयोग करना, उसका जो सही प्रयोग किया, मतलब कहने का ये है तो वो इनका प्रयोग करना सही से जानती है। देखिए अब उसको ये पता लग गया कि जो मैं सर्वनाम है ना, उसने जो है मैं के साथ में क्या प्रयोग किया, गई। ठीक, तो उसको ये पता लगा कि जो मैं हूँ क्या हूँ, मैं स्त्रीलिंग हूँ। ठीक, तो उसने क्या किया, लिंग के आधार पर जो उसने जो सर्वनाम उसका प्रयोग ठीक किया है ना। उसने ऐसा नहीं किया मैं घर गया, उसने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा होता तो उसे जो है लिंग की दृष्टि से जो है क्या है, जो मतलब सर्वनाम का ज्ञान नहीं होता, लेकिन अब उसको ज्ञान है तो उसने क्या किया, उसने जो है वाक्य का सही प्रयोग किया, सर्वनाम का सही प्रयोग किया कि मैं घर गई। ठीक, और वचन की दृष्टि से भी मैं घर गई, उसने ऐसा नहीं लिखा कि मैं घर गई, है ना। और क्रिया का भी उसने सही प्रयोग किया, उसने ये नहीं किया कि मैं घर जाती हूँ, जाती थी, जाती या गई हूँ, ऐसा मतलब कोई प्रयोग उसने नहीं किया। तो उसने जो क्या किया, जो मतलब सर्वनाम है उसकी दृष्टि से, है ना,
मतलब सर्वनाम का प्रयोग जो है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से जो है ठीक किया है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है फर्स्ट होगा। अब बात करते देखिए टैग वर्ड की। यदि हम बात करें सेकंड में, देखिए इसमें भी केवल है, इसमें भी केवल है और इसमें भी केवल है। तो मैंने आपको बताया कि जो केवल है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये लिमिट पैदा करते हैं। ठीक, तो आंसर इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, पहला। तो 3 में तो पहले ही जो है केवल आ जाता है जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये तो आंसर होंगे ही नहीं। तो कौन सा बचता है, फर्स्ट ऑप्शन बचता है। तो दोनों बेस पे मैंने क्वेश्चन को जो आपको समझाने की पूरा का पूरा प्रयास किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38। तो इसी तरह की क्लासें आपके लिए आती रहेंगी, इसलिए आप जो क्या करें, वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि ना किया हो, और लाइक कर दीजिए, ना किया हो तो कमेंट एक कर दीजिए प्यारा सा। 38 क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, सेकंड है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, थर्ड है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और लास्ट है छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो देखिए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जिन्होंने क्लासें देखी उनको तो खैर पता लग गया होगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूँ एक बार। देखिए उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। सबसे पहले जो उपचारात्मक शिक्षण है इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा नैदानिक शिक्षण। ठीक, तो नैदानिक शिक्षण होता क्या है। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप स्कूल में पढ़ाते हैं, और जो आपने जो पढ़ाया बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप जो है जो भी आपकी कमी है, मतलब जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है उसको आप ढूंढेंगे, छात्रों की जो कमी है उसको ढूंढेंगे कि भाई बच्चों को आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो आपने जब पता लगा लिया कि छात्र को समझ क्यों नहीं आ रहा है, मतलब जो भी छात्र की कमजोरी है उसको पता लगाना है, उसका निदान करना, वो कहलाता है नैदानिक शिक्षण। और जब आपने उसको पता लगा लिया तो आप क्या करेंगे, आप उसको जो दूर करने की कोशिश करेंगे। जब आप उसको दूर कर देंगे, उसे ठीक कर देंगे, जो भी छात्र की कमजोरी होगी उसे दूर करेंगे, उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक, तो देखिए छात्रों की त्रुटि का पता लगाना ये तो होगा नहीं पहला ऑप्शन, क्योंकि ये नैदानिक जो परीक्षण है उसका उद्देश्य होता है। यदि बात करें सेकंड की छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, कि छात्रों की जो भी समस्या है ना, उसको क्या करना, दूर करना। तो यहाँ पर जो आंसर हो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, ना थर्ड होगा ना ही फोर्थ होगा। चलिए देखते हैं 39 क्वेश्चन। 39 में है दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लेयर, सेकंड क्रो एवं क्रो, थर्ड है जीन पियाजे और लास्ट है स्किनर। तो जो आंसर है यहाँ पर वो सेकंड ऑप्शन होगा, क्रो एवं क्रो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है। मतलब जो लिखना कौशल है उसकी समझ का विकास यदि आपको करना है, आप एक टीचर हैं तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी बोलकर, कि आप जो है कहानी बोलेंगे। सेकंड है श्याम पट्ट पर लिखवाकर, आप बच्चों से श्याम पट्ट पर लिखवाएंगे। थर्ड है निबंध लिखवाकर, कि बच्चों से आप निबंध लिखवाएंगे। और लास्ट है ये सभी। तो आंसर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा, ये सभी। ठीक, तो आप कहानी बोलेंगे, आप कहेंगे बच्चों से कि आप उसको लिखिए। ठीक, और श्याम पट्ट पर लिखवा करके भी आप, और निबंध लिखवा करके भी जो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों में जो लेखन कौशल है उसकी समझ का विकास कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, लेखन की, लिखना कौशल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आप तीनों के माध्यम से जो बच्चों का क्या कर सकते हैं, जो लेखन कौशल है उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में है राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि फर्स्ट ऑप्शन है राधिका ध्यान से नहीं लिखती, सेकंड उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है, थर्ड है राधिकाओं को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, लास्ट है राधिका के विचारों की तेज़ गति के साथ उसकी जो लेखनी है वह चल नहीं पाती। तो जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन ही होगा, जो राधिका के विचारों की जो तेज़ गति के साथ उसकी जो लेखनी है वो चल नहीं पाती। क्योंकि जो राधिका वो क्या कर रही है, उसने लड़का को लका लिख दिया, कमाई होने लगी को क्या कर दिया, कमाई होगी। तो उसके जो विचार हैं, विचार की जो गति है वो तो तेज़ है, लेकिन जो उसकी लेखनी है वो क्या है, वो धीमी है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 42 में है तीव्र बुद्धि पालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है, कथन है। तो ये कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है टर्मैन, सेकंड है फिशर, थर्ड है यम्बा और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो जो आंसर है यहाँ पर वो फोर्थ ऑप्शन में होगा, ये सभी। तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण शब्द भंडार अधिक होता है, यह कथन टर्मैन, फिशर, यम्बा इन सभी का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं।
यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो प्राइमरी स्तर होता है, यानी कि पहली कक्षा लेकर के जो 5वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं वे किस प्रकार की कविताएं जो पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है जो तुकांत न हो, सेकंड है जो कोई सीख देती हो, थर्ड है जिनमें लयात्मकता हो, और लास्ट है जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हों। तो सही आंसर इनमें होगा थर्ड ऑप्शन, जिनमें लयात्मकता हो। जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं वो किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, जिनमें लयात्मकता, यानी कि जिनमें लय हो, जिन्हें गाया जा सकता हो, ऐसी कविताएं पसंद करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। यानी क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि जो शब्दों का अर्थ है उसको स्पष्ट करने के से अलग जो है ज़्यादा बेहतर में पद्धति कौन सी। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आपको कोई पाठ पढ़ाना है, उसके जो मतलब शब्द हैं उनका जो अर्थ है वो बच्चों को समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे कि इसमें ये कह रहा है कि आपको जो है जो खुद जो मतलब शब्द है उनके अर्थ जो है खुद स्पष्ट नहीं करने हैं। कैसे करना है आपको, जो है बच्चों को जो है खुद क्या करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही समझाना है। तो कैसे समझा पाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कि शब्दों की व्याख्या करना, आप स्वयं जो है शब्दों की व्याख्या कर देंगे, तो ऐसा तो करना नहीं है आपको। सेकंड है शब्दकोश देखना, थर्ड है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, और लास्ट है शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो होगा थर्ड ऑप्शन, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ठीक, बात की जाए यहाँ पर शब्दों का जो अर्थ है उसको स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। देखिए ऐसा आप क्यों करेंगे, क्योंकि इससे जो बच्चा है, जब बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो है जब अनुमान लगाएगा उसको जो क्या करेगा वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। मान लीजिए आपने क्या कहा, आपको जो है अपने एक वाक्य का प्रयोग किया कि भाई पुलिस जो है मतलब चोर जो है पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। तो आपने बच्चों के सामने जो है ये सेंटेंस बोला और आपने बच्चे से कहा कि आप अनुमान लगाइए कि जो 9 2 11 है उसका अर्थ क्या हो सकता है। तो बच्चे अनुमान लगाएंगे भाई पुलिस को देखकर तो चोर 9 2 11 हो गए, तो क्या हो सकता है 9 2 11 होना, तो वो अर्थ लगाएंगे कि अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है कि इसका अर्थ हो भाग जाना, तो कहेंगे कि सर इसका अर्थ है भाग जाना। ठीक, तो इस प्रकार से जो अर्थ है उसका बच्चों को अर्थ भी पता लग गया और बच्चों को जो है वो ठीक से भी याद रहेगा, क्योंकि उसमें बच्चे ने क्या किया, खुद जो करके देखा है। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है वो ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति मतलब जो भी बच्चा होता है वो क्या करता है, जब जो है किसी भी कार्य को जो देखता है, सुनता है और खुद भी करके देखता है, वो ज़्यादा समय तक क्या होता है, स्थायी रहता है, याद रखता है। ठीक, तो बच्चे खुद क्या कर रहे हैं, अपना जो है खुद से अनुमान जब लगाएंगे तो उसको जो है ज़्यादा समय तक याद रहेगा। इसलिए जो शब्दों का अर्थ है उसको स्पष्ट करने की मतलब अपेक्षा कर जो ज़्यादा बेहतर पद्धति में कौन सी होगी, वो होगी कि जो वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का उसको जो अवसर देना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 जो कि अंतिम क्वेश्चन है आज का। 45 में है हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। तो हिंदी शिक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली आपको बनाना है। यदि आप एक शिक्षक हैं तो सबसे ज़्यादा सामग्री इनमें कौन सी उपयुक्त है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय का मैदान, सेकंड है विद्यालय की इमारत, थर्ड है श्यामपट्ट, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो भी तुक्का मारने वाले हैं वो जाएंगे फोर्थ की तरफ, ये सभी। तो देखिए ये आंसर नहीं होगा, कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा श्यामपट्ट। ठीक, तो यदि आपको हिंदी शिक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बनाना है तो आपको श्यामपट्ट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।